हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख वाद्य यंत्रों का परिचय कि जो वाद्य यंत्र हैं वो क्या होते हैं। और पहले हम लोग देखते हैं कि जो वाद्य यंत्र हैं उनका परिचय, यानी वीणा। वीणा से आप सभी परिचित होंगे। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले इस वाद्य यंत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आपने माँ सरस्वती के हाथों में देखा होगा। ये देखिए, ये इसकी जो इमेज है यहाँ से दिख रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं वीणा वास्तुतः तंत्री वाद्यों का संरचनात्मक नाम है। तंत्री या तारों के अलावा इसमें घुड़च, तरव के तार एवं सारिकाएं होती हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे देखते होंगे या आपने रियल में देखा हो या अभी यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या है। देखिए कितनी सारी तारों से बंधी हुई हैं, जो तंत्री तारों के अलावा इसमें घुड़च, ठीक। तो ये देखिए जो बने हुए हैं उनको घुड़च कह रहे हैं, सारिकाएं हैं, ठीक। तो फिर कह रहे हैं हिंदू धर्म में के जो देवी देवताओं को इसका वादन करते दर्शाया जाता है। इसमें सरस्वती और नारद प्रमुख हैं। आपने देखा होगा, कभी मूवीज़ वगैरह में भी देखा है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो नारद मुनि हैं वो हाथ में वीणा को थामे हुए हैं, या कोई फोटो में देखते हैं तो माँ सरस्वती अधिकतर इस वीणा को लेकर विराजमान होती हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं वीणा में सामान्यतः 4 तार होते हैं और तारों की लंबाई में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, ठीक। फिर देखिए अगला इसका पॉइंट कहता है कि वीणा में तारों को कंपित कर गोलाकार घड़े से तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न की जाती है तथा कई आवृत्ति की ध्वनियों के मिलने से लयबद्ध ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ठीक। अब देखिए कई तरीके के वीणा भी होते हैं, वीणा में भी टाइप होते हैं। तो वीणा से ही रुद्र वीणा और विचित्र वीणा का विकास हुआ है, ठीक। अब देखिए रुद्र वीणा क्या है। तो रुद्र वीणा है कि इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है। इसमें एक लंबी नली के आकार की लकड़ी के दोनों सिरों के नीचे सूखे हुए सीताफल के, देखिए किस तरीके से लकड़ियों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। सीताफल के खोखले तुम्बे होते हैं। इसमें प्रमुख 4 तार होते हैं जो खूंटियों से कसे होते हैं। इसके अलावा 2 और तार होते हैं और लकड़ी के बने 24 पर्दे होते हैं। बजाते समय इस तुम्बा वादक के कंधे पर और दूसरा गोद में होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो है ये गोद में होगा और ये बिल्कुल सीधे से रखा जाएगा। मतलब ये वाला जो भाग है वो हमारे उल्टे हाथ पे आएगा और ये वाला भाग हमारे सीधे हाथ पे आएगा, बजेगा, और ये हमारे जो हमारा उल्टा वाला जो पैर है उस पे आएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं कि विचित्र वीणा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो विचित्र वीणा यह उत्तर भारत शैली का वाद्य है जिसपे 5 तार होते हैं। देखिए उस वाले वाद्य यंत्र में कितने तार थे, उसमें 4 तार थे, ठीक। ये देखिए उसमें प्रमुख 4 तार थे, किसमें, जो हमारा रुद्र वीणा है। लेकिन जो हमारा विचित्र वीणा है उसमें कितने तार होते हैं, तो उसमें तार होते हैं 5 तार। तारों की संख्या 5 होती है। इसके अलावा 3 तार चिकारी के और 11 तार तरव के होते हैं, ठीक। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला हमें बताया गया है घटम। घटम मतलब घड़ा। घड़े की भी परंपरा है। कभी कोई जागरण वगैरह है, इसकी ध्वनि बहुत ही ज़्यादा लोगों को मनोनीत करती है, मोहित करती है। घटम एक भारतीय संगीत वाद्य है। यह मूलतः एक विशेष प्रकार की मिट्टी से और बड़ी सावधानी से पकाकर बनाया गया पात्र है, ठीक। क्योंकि हर घड़ा बजाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाया जाता है जिससे कि इसकी जो ध्वनि है वो उचित प्रकार से स्पष्ट रूप से आ सके। फिर देखिए घटम का उपयोग आमतौर पर लोक संगीत में किया जाता है, किंतु अब यह कर्नाटक संगीत में भी लोकप्रिय है। आपको कर्नाटक संगीत भी पढ़ाएंगे क्योंकि आपके कोर्स में कर्नाटक संगीत भी है। अधिकतर जो नृत्य है और जो गायन है उसमें या फिर बजाने में ज़्यादातर कर्नाटक जो संगीत है उससे संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कर्नाटक संगीत में वादक घटम को अपने सामने रखकर उंगलियों और हथेलियों से ठोक कर बजाया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का कौशल ही है। कश्मीर में इस वाद्य को नूत कहा जाता है और इसे सीधा रखकर ही बजाया जाता है। अगले देखते हैं तो अगला हमारा आ जाता है शहनाई, कि ये जो शहनाई हमारे सामने आपको दिख रही है तो ये शहनाई है। भारत में शहनाई का प्रचलन बहुत पुराना है। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में अधिकतर ये देखने को मिलता है। तो शहनाई जो है वो मुख्यतः प्रमुख है, ठीक। फिर कह रहे हैं शहनाई का प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत तक किया जाता है। इसका प्रयोग लगभग सभी में किया जाता है। तो जो इसकी ध्वनि है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। शहनाई एक खोखली नली की तरह होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा होता है, ये आप देख ही रहे हैं, और दूसरा सिरा पतला होता है, ठीक है। यहाँ से फूंक मारना, जैसे बांसुरी होती है लगभग वैसी ही होती है, उसी के मतलब लगभग समान होती है, समानता उसमें पाई जाती है। और ये भी जो होल्स होते हैं उसमें
उंगलियों के सहारे इसका यूज़ किया जाता है। फिर कह रहे हैं शहनाई के सकरे सिरे पर विशेष प्रकार की पत्तियों और दलदली घासों से डैने के आकार की बनी 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगा दी जाती हैं। शहनाई को लोकप्रिय पराकाष्ठा तक पहुंचाने में भारत रत्न में सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अधिक योगदान रहा है। देखिए उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां हैं, संगीत में इनका बड़ा ही विशेष योगदान रहा है और इन्हें अधिकतर वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना आता था। ये 4 से ज़्यादा संगीत जो है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, ये संगीतज्ञ थे बहुत बड़े, जिन्होंने कई सारे जो वाद्य यंत्र थे उस पर महारत हासिल कर रखी थी। ठीक, अब देखिए संतूर क्या है। तो संतूर की अगर हम बात करें तो संतूर ये भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा है, यानी 100 तारों वाली वीणा। अब देखिए ये जो बजा रहे हैं बैठ के, इनमें लगभग 100 तार हैं, इसलिए इसको संतूरी कहें या सततंत्री कहें या 7 तारों वाली वीणा कहें। इसके बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम मिला। अगला अगर हम लोग देखें तो संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बक्सानुमा यंत्र है, जिसके ऊपर 2-2 मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं। अगला देखें तो इसके आगे से मुड़ी हुई डंडियों से बजाया जाता है। 2 डंडियां ऐसी होती हैं और उनको इन तारों पे जब मारा जाता है तो विशेषकर ये अच्छे से बज पाता है। और ये जिनका चित्र है उनका नाम शिव कुमार शर्मा है, संतूर बजाते हुए। ये भी लगभग विशेष जो है फेमस बहुत ज़्यादा वाद्यकार हैं। अगला देखिए तो संतूर जो हमारा मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो कश्मीर का है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए तो शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बजा लेते हैं। सबसे अच्छा जो संतूर का जो हमारा वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग शिव कुमार शर्मा कर पाते हैं, जिन्होंने संतूर को लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में विशेष योगदान दिया है। अगला अगर हम लोग देखें तो ये है सारंगी। सारंगी शायद लोग देखते होंगे लेकिन इन चीज़ों से परिचित नहीं होंगे, तो आज हम लोग इन चीज़ों से परिचित भी हो रहे हैं। यानी सारंगी, सारंगी क्या है, तो मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इसको लहरा अर्थात अन्य वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी के साथ पेश किया जाता है। सारंगी का इस्तेमाल गायक अपनी गायिका में जुगलबंदी के रूप में करते हैं। देखिए ध्रुपद और धमार जो गायन की सबसे कठिन विधा मानी जाती है, सारंगी के साथ इसकी तारतम्यता अतुलनीय है। जैसे जैसे गायक गाता है वैसे वैसे इसकी जो ध्वनि है सारंगी की, उसका मिलान किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सरिंदा है, जो कालांतर के साथ सारंगी हुई। अगला देखिए, थार प्रदेश में 2 प्रकार की सारंगी का प्रयोग में लाई जाती है। पहली सिंधी सारंगी, दूसरी है गुजरातन सारंगी। सिंधी सारंगी कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, और गुजरातन सारंगी को जो गुजरात में बनाई जाती है मांगड़ियार व ढोली में भी सहजता से बजाते हैं। सभी सारंगियों में लोक सारंगी सर्वश्रेष्ठ है और सारंगी का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे भी चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो लकड़ी से बनाई जाती है तथा इसका नीचे का जो भाग होता है वो बकरे की खाल से मड़ा हुआ होता है। इसके पेंद के जो ऊपरी भाग है उसमें सींग की बनी घोड़ी होती है और घोड़ी के छेद में से तार निकालकर किनारे पर लगे चौड़े में उसे बांध दिया जाता है। इस वाद्य यंत्र में 29 तार होते हैं तथा मुख्य बाज में 4 तार होते हैं। बाज के तारों पर गज इसकी सहायता से एवं रगड़ से सुर निकलते हैं, चलता है और सारंगी के ऊपर लगी खुटियों को झीले कहा जाता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है और जब इसको बजाया जाता है तो इसमें से बहुत अच्छी सी धुन निकलती है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। तो जब इसको बजाया जाता है तो बहुत अच्छी धुन निकलती है। अगला अगर हम लोग देखें तो इसके प्रसिद्ध वादकों में सुल्तान खां, राम नारायण, अब्दुल करीम खां और अब्दुल लतीफ़ खां, अहमद खां, गुलाम सबीर खां, गोपाल मिश्र, सवरी खां और शुकुर खां आदि शामिल हैं। अगला देखिए, हमारा वाद्य यंत्र आता है तो बांसुरी या बंसी की बात करें। ठीक, तो बांसुरी या बंसी, सबसे पहले अगर इसका देखें तो बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र माना जाता है। देखिए, हिंदुओं में ज़्यादातर वाद्य यंत्रों का महत्व रहता है। ठीक है, जितनी भी हमारी हिंदू धर्म के लोग हैं वो अधिकतर वाद्य यंत्रों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। हालांकि मुस्लिम्स में भी माना जाता है और भी धर्मों में माना जाता है, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र हैं वो धार्मिक
यानी हिंदू लोग हैं। ठीक, तो बांसुरी क्या है, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण जो भी धर्म हिंदू धर्म से हैं तो उन्होंने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए। तो यह जो प्रकृति है वो बांस से बनाई जाती है और ये प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसके लिए लोग इसे बांसुरी भी कहते हैं। फिर अगर हम देखें तो बांसुरी की अभिव्यक्ति शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण होती है। इसे स्थिर, ऊंचा, चंचल, तेज व भारी प्रकार का सूक्ष्म भाविक मधुर संगीत बजाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आधुनिक समय में बांसुरी धातु की भी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे लोहे की और भी कई धातुओं से बनाई जाती है। पन्ना लाल घोष ने बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन कर एवं इनकी वादन शैली को नए रूप देकर बांसुरी को भारतीय संगीत में सम्मानीय स्थान दिलाया है। लेकिन इसके बाद पुनः बांसुरी एकाकी हो गई। वर्तमान में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, रानू मजुमदार और आदि जो प्रसिद्ध वादक थे उन्होंने भी बांसुरी को प्रसिद्धि दिलाई। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं तबला। तबला एक अवनद्ध वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगीत में तबले का प्रयोग होता है। तबले के पर्व यही स्थान पखावज तथा मृदंग को प्राप्त था। इसमें कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय हो गया। पहले लोगों को ढोलक पसंद थी, मृदंग पसंद था, लेकिन जैसे जैसे तबले का आविष्कार हुआ तो लोगों को तबले का चलन आया और लोग तबला अधिक पसंद करने लगे। तबले को विश्व क्षितिज पर पहुंचाने में जिन दिग्गजों का अविस्मरणीय योगदान रहा उन्हें पंडित कंठे महाराज, समता प्रसाद, उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और किशन महाराज आदि शामिल हैं। अब तबला वादक से जुड़े कुछ मशहूर घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ का घराना, बनारस का घराना, पंजाब का घराना और फर्रुखाबाद का घराना शामिल है। अगला हम लोग देखें तो सितार और वीणा में कई ज़्यादा अंतर होते हैं। सितार के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका जो निर्माण है वीणा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है। ये बिल्कुल वीणा जैसा ही दिखता है लेकिन ये वीणा नहीं, ये सितार है। दूसरे मतानुसार 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमादी वीणा पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया था। इस समय इसका नाम सहतार रखा गया था और फारसी में सह का अर्थ होता है 3 होता है। धीरे धीरे सहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया। ठीक है, तो सहतार पहले इसका नाम था, बाद में सहतार को ही सितार कहने लगे थे। इसमें 3 तार के स्थान पर 7 तार अथवा 8 तार लगाए जाने लगे। ठीक, फिर अगला देखें तो इसके सबसे मशहूर वादकों में पंडित रविशंकर का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला अगर हम वाद्य यंत्र देखें तो अगला आता है हारमोनियम। तो हारमोनियम भारतीय वाद्य नहीं है, लेकिन अब यह अनिवार्य तौर पर भारतीय लोक संगीत और सिनेमा संगीत में शामिल हो गया है। हारमोनियम पेटी रीड ऑर्गन भी कहलाता है। हारमोनियम मुक्त पत्ती वाला कुंजी फलक वाद्य है जो हाथ पैर से संचालित धौकनी के द्वारा दबाव समकारी वायुमंडल से हवा फेंकता है, जो धातु के खांचे में कसी गई धातु पत्तियों को कंपन देती है। आप लोग परिचित होंगे इससे, जो हारमोनियम है। और वाद्य बजता है। हारमोनियम समूह का सबसे पहला बाजा फिसाहर मोनिका था, जिसका निर्माण 1818 में वियना में एंटन हिक्ल ने किया था। इसे चीन के माउथ ऑर्गन या शेंग से प्रेरणा मिली। सन 1950 के बाद इसमें मुख्य सुधार पेरिस में विक्टर मस्तेल तथा अमेरिका में जैकब एस्टे ने किया था। ठीक, अगला हम लोग देखें तो मृदंग की बात आती है। यह ढोलक नुमा ही दिखता है। यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। मृदंग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। मृदंग को मृदंग खोल, मृदंगम आदि भी कहा जाता है। अगला देखें तो इसका पॉइंट कहता है कि मृदंग पहले मिट्टी से भी बनाया जाता था, लेकिन मिट्टी हम लोग देख रहे थे कि फूट जाने पर जल्दी खराब होने के कारण आजकल ये लकड़ी के खोल से बनाया जाने लगा। इस वाद्य को बकरे की खाल से दोनों तरफ छाया जाता है और इसके दोनों तरफ स्याही लगाई जाती है। ये आप देख सकते हैं स्याही लगी हुई। फिर कह रहे हैं मृदंग ढोलक के जैसा ही होता है। इसका एक सिरा काफ़ी छोर और दूसरे सिरा काफ़ी बड़ा होता है। एक छोटा और एक बड़ा होता है। इसराज यह हिंदुस्तानी शैली का वाद्य है। इसराज एक तरह से सितार और सारंगी का मेल है। इसका ऊपरी भाग सितार को मिलता है और नीचे का भाग सारंगी की तरह होता है। इसे गज से बजाया जाता है और इसका प्रयोग रविंद्र संगीत में भी होता है। इसराज के प्रमुख कलाकारों में चंद्रिका प्रसाद दुबे और भृगुनाथ
लाल मुंशी के नाम उल्लेखनीय है। दिलरुबा की बात करें तो हिंदुस्तानी शैली में प्रयुक्त होने वाले इस वाद्य यंत्र की शक्ल भले ही इस राज से थोड़ी भिन्न हो, परंतु बजाने का ढंग एक सा होता है, इसलिए इस राज और दिलरुबा पृथक साज नहीं माने जाते। अगर देखें तो तानपुरा या तंबूरा, तो ये भी एक तरीके से वीणा की तरह ही आपको दिखेगा। यह वाद्य हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली में प्रयुक्त होता है। यह गायक के लिए आधार स्वर तैयार करने का काम करता है। शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतिकरण में यह एक अनिवार्य वाद्य यंत्र है। इसमें स्टील के तार और पीतल का एक तार प्रयुक्त होता है। सुर श्रृंगार की बात करें तो हिंदुस्तानी शैली के इस वाद्य में एक बड़ा तुम्बा और लकड़ी का लट्ठा होता है। इसमें 6 मुख्य तार और 2 अन्य तार हाथी के दांत के एक टुकड़े से होते हैं और दूसरे सिरे तक कसे जाते हैं। रावण हत्था की बात करें तो रावण हत्था क्या होता है? ये राजस्थान के भोपा और गुजरात के लोक संगीत का प्रमुख वाद्य है। इसमें एक छोटा तुम्बा होता है जिसे नारियल की खप्पर से बनाया जाता है। भोपा लोग जब पाबूजी की फड़ नाम की परंपरा गाथा गाते हैं तो इसे बजाया जाता है। ये देखिए इस तरीके का कुछ होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रावण हत्था। ठीक। और अगला हम लोग देखें तो जंतर आता है कि जंतर क्या होता है? यह एक लोक वाद्य है जिसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के प्रधान संप्रदाय के लोग प्रयोग में लाते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे तुम्बे लगे होते हैं और वादक इसे गले में लटकाकर खड़े खड़े ही बजाता है। ये देखिए आप एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं, तो ये वीणा का ही प्राचीनतम रूप है। फिर अगला देखिए तो सारिंडा क्या है? असम और त्रिपुरा के आदिवासी 3 तारों वाला यह वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसका तुम्बा नाशपाती के आकार का होता है। अगला हम लोग देखें तो पुल्लूवान कुडम है इसका नाम। तो पुल्लूवान कुडम क्या है? तो ये है मालाबार के पुल्लूवान संप्रदाय के इस लोक वाद्य को लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। यह तंत्र वाद्य है लेकिन इसे ताल वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर तुरही की बात करें तो तुरही क्या है? अंग्रेज के एस अक्षर जैसे दिखने वाले इस वाद्य यंत्र का प्रचलन कई राज्य में है। इसे राजस्थान में बुरगू, उत्तर प्रदेश में तुरी, मध्य प्रदेश में गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा कहा जाता है। इसके अलावा 2 जो तुरही सीधी होती है उसे महाराष्ट्र में भुंगल, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कहल, राजस्थान में कर्णा कहा जाता है और तमिलनाडु की तुरही को तिरुचिन्नम कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो लद्दाख की तुरही को थुनचेन कहते हैं। यह थुनचेन आकार में इतनी बड़ी होती है कि इसे जमीन पर रखकर बजाया जाता है। लामाओं का यह वाद्य जोड़े में बजाया जाता है। तुरही पहले लड़ाई में नगाड़े आदि के साथ बजाई जाती थी, लेकिन अब इसका प्रयोग विवाह आदि में होता है। जल तरंग की बात करें तो क्या होता है? ये शास्त्रीय संगीत का वाद्य है। हालांकि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। इसमें चीनी मिट्टी के कई प्याले होते हैं जिसमें एक सीमा तक पानी भर लिया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा और प्यालों के आकार के अनुसार स्वर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, इन्होंने सारे ही ये जो इनका कटोरे हैं उसमें इन्होंने पानी भर रखा है और उसको डंडियों की सहायता से बजा रहे हैं। फिर कह रहे हैं एकतारा। अब एकतारा क्या है? तो एकतारा देखते हैं, प्राचीनतम वाद्य जिसमें तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है और इस तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है और बांस में छेद कर उसमें एक खूंटी लगाकर तार को कस दिया जाता है। फिर इस तार को उंगली से बजाया जाता है। इसे एक हाथ से ही बजाया जाता है। इसे कालबेलिया यानी जो सपेरे होते हैं, नाथ, साधु व सन्यासी आदि बजाते हैं। जो संत होते हैं, महात्मा, उनको वो लोग इसका यूज़ करते हैं। इन वाद्यों के अलावा असम का बोरताल, मध्य भारत का चटकुला, कर्नाटक का चिट्टिका, उड़ीसा का दसकाठी भी लोक संगीत के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। चेंड दक्षिण भारत का वाद्य है जिसे कमर में लटकाकर लकड़ी की 2 डंडियों से कथकली नृत्य के दौरान बजाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान ढाक बजाने का प्रचलन है। इसे एक कंधे से लटकाकर केवल एक ओर से 2 छड़ियों की मदद से बजाया जाता है। खोल भी बंगाल का लोक वाद्य है। इसे भजन कीर्तन के दौरान बजाते हैं। खोल के जैसे जो वाद्य मणिपुर का पुंग वाद्य है। त्रिपुरा और आसपास के समूह नृत्यों में खम बजाया जाता है और कर्नाटक में करडी वाद्य बजाया जाता है। तमिलनाडु का बुडा बुक्लू और कर्नाटक का बुडू कई डमरू जैसा वाद्य होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में
इडक्का भी डमरू की तरह बजाया जाता है। मेघालय में बोम नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये हमने सारे देख लिए हैं। क्या जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, यानी जो हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र थे, उन सभी से हम परिचित हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।